हेलो स्टूडेंट्स, शारदा विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th केमिस्ट्री के अपने बेसिक क्लास एक कर चुके हैं, पदार्थ और उसका वर्गीकरण। ठीक है, उसमें अपने पदार्थ की डेफिनेशन देखी थी, उसका क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था। इसके बाद जो अगली बेसिक यानी फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप देखो तो रासायनिक संयोजन के नियम आते हैं। इसमें टोटल कुल मिलाकर 4 नियम होंगे। तो शुरू के जो 2 नियम हैं वो एकदम आसान लैंग्वेज में बिल्कुल बेसिक है। आगे के जो 2 नियम या 2 रूल होंगे उनकी आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी आराम से। सारी चीज़ें आपको आराम लास्ट तक वीडियो देखनी है तो समझ आएगी। हाँ जी, पहला नियम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जिसका नाम है द्रव्यमान का संरक्षण नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखा हुआ मिलता है आपको कई जगह। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये जो नियम दिया था उस व्यक्ति का नाम, वैज्ञानिक का नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, लेवोजियर ने ये नियम दिया था। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि आपको पता है अभिक्रिया में 3 चीज़ें होती है। यहाँ अभिकारक जिनसे रिएक्शन शुरू होती है, उत्प्रेरक जो इस अभिक्रिया को पूरा करने का काम करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, अभिक्रिया को आगे एंड तक लेके जाते हैं, और प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो लास्ट में आपको प्राप्त होते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ये रूल कहता है कि अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, यानी अभिक्रिया से पूर्व जो द्रव्यमान होगा वो अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर या इक्वल होगा। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। बहुत जगह आपको ये चीज़ लिख के समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की H2O2 से, तो जल बना H2O। अब रासायनिक समीकरण क्या कहती है कि संतुलित करना जरूरी है। तो ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो, आपको समझाया अधिकतर क्या जाता है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है तो 1 हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 दूना कितना हो जाएगा, 1 के लिए 1 और 2 के लिए 2, 2 को 2 से इंटू करो, और ऑक्सीजन 1 के लिए 16 तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 32। ऐसे ही हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 से गुणा, तो 2 को 2 से इंटू किया 4 प्लस 32 और 16 और 2 जोड़े 18, तो यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36। लेकिन ये द्रव्यमान को अभिक्रिया से लिखना सही नहीं होता। देखो, यहाँ हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन था, उसका 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 है, तो 2 के लिए 2 और 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16, तो 2 के लिए 32। ये जो इकट्ठा प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन 2 परमाणु, तो 2, ऑक्सीजन 1 है तो 16 और 2 18 को 2 से गुणा करोगे 36, तो यहाँ भी 36। यानी अभिक्रिया क्या कहती है कि अभिक्रिया से पूर्व यानी अभिकारकों का द्रव्यमान 36 है तो उत्पाद का द्रव्यमान भी 36 है, दोनों बराबर है। लेकिन ये रूल, ये रिएक्शन इस द्रव्यमान संरक्षण नियम के बाद बनी थी, ये बाद में लिखी जाती है। पहले इसको समझाया जाता है प्रयोग के द्वारा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बीकर के अंदर, यहाँ पर मैं इसमें लेता हूँ सोडियम सल्फेट। ये आपके पास सोडियम सल्फेट होगा, यहाँ Na2SO4 जिसको आप बोलते हैं। इसके अंदर एक परख नली यहाँ पर एक लेके आते हैं, और ये बंद है। इसमें है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, इस कंडीशन में ये CaCl2 सोडियम सल्फेट के अंदर घुला नहीं है, यहाँ से बंद है। अगर इसका द्रव्यमान मेरे पास है 300.23 ग्राम, अभिक्रिया से पूर्व की बात कर रहे हैं अपने, अभिक्रिया से पहले। अगर रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन होने के बाद इसको CaCl2 को इसके अंदर मैं विलय कर दूं, मिला दूं, तो इसमें एक यहाँ पर
नीचे की तरफ तली के अंदर जो भारी पदार्थ होगा वो पीपीटी के रूप में बैठ जाएगा। यानी रिएक्शन क्या बनेगी, सोडियम सल्फेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, तो क्या उत्पाद बनेगा, NaCl प्लस कैल्शियम सल्फेट CaSO4, NaB2 तो यहाँ दो, तो कैल्शियम सल्फेट एक श्वेत कलर की पीपीटी के रूप में यहाँ पर नीचे बैठ जाता है और ये NaCl आ गया। ठीक है, तो अगर इसका द्रव्यमान आप चेक करोगे तो इसका द्रव्यमान भी कितना आएगा, 300.23 ग्राम। तो ये अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान है, अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान, यानी कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसको आप प्रयोग द्वारा करके उसके बाद आप अभिक्रिया के अंदर इसको अप्लाई करोगे, सीधा आप रिएक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते। दोबारा सुन लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ना तो इन्हें बनाया जा सकता ना इसे मिटाया जा सकता। अभिक्रिया से पूर्व का जो कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात यानी अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। सोडियम सल्फेट लिया था, कैल्शियम क्लोराइड को इसके अंदर मिलाया गया, Na2SO4 CaCl2। अगर रिएक्शन से पहले इन दोनों अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 300.23 ग्राम है, तो यानी अभिक्रिया के बाद जब उत्पाद बन गया तो भी इसका कुल द्रव्यमान 300.23 ग्राम ही आएगा। जो कैल्शियम सल्फेट बनेगा वो श्वेत पीपीटी के रूप में नीचे इसके तल में बैठ जाता है और NaCl ऊपर हल्का होने के कारण, विलयशील अवस्था में होने के कारण यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको आप इस रिएक्शन के अंदर बाद में अप्लाई कर सकते हो, पहले एक्सपेरिमेंट करना है उसके बाद अभिक्रिया में लागू करना है, सीधा अभिक्रिया में लागू नहीं होता। रिएक्शन संतुलित करनी, उसमें द्रव्यमान लिखना प्रयोग के बाद किए गए थे। ठीक है, तो ये पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इस चीज़ को एक देख लीजिए। इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी थोड़ी देर में लिख देता हूँ, पहले इस चीज़ को यहाँ से गौर से देख लीजिए। हाँ देखो, इसकी जो लाइनिंग है आप कैसे लिखोगे कि इसके अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसका विनाश किया जा सकता। दूसरे शब्दों में अगर आप इसे कहो, एक लाइन और बनती है इसकी कि ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, चाहे उसका वितरण कुछ भी परिवर्तन हुआ हो, चाहे आप यानी उसे अलग अलग जगह बांट के आए हो, लेकिन उसकी कुल मात्रा होती है वो सदैव अपरिवर्तित यानी संरक्षित रहती है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आप लैंग्वेज ये जो नियम है, ये जो रूल है, इस थ्योरी के अंदर ये जो लैंग्वेज आपको सामने लिखी हुई है, इसी लैंग्वेज का अगर आप प्रयोग करते हो तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस होते हैं। इसके अलावा आप अपनी तरफ से बनावटी भाषा अगर लिखते हो, कुछ शब्द बनावटी लिखते हो, चीज़ आपको समझ आ रही है लेकिन उसको आप शब्दों में नहीं उतार सकते, तब तक चीज़ आपकी एक्यूरेट नहीं मानी जाएगी। तो ये 100% सही मानने के लिए आपको इसी लाइन, इसी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। दोबारा सुन लो, इसके अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसका विनाश किया जा सकता। दूसरे आप यूँ कह सकते हो, अन्य शब्दों में ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, चाहे उसके वितरण में कुछ भी परिवर्तन हुआ हो। यानी पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में जो द्रव्य है उसकी कुल मात्रा क्या रहेगी, अपरिवर्तित। हो सकता है उसका वितरण अलग अलग हो जाए, लेकिन उसकी टोटल जो मात्रा है वो हमेशा सदैव अपरिवर्तित यानी संरक्षित रहती है। इसके बाद अपने करते हैं नियम नंबर 2। दूसरा नियम देखो क्या है, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। निश्चित या फिर स्थिर अनुपात का नियम, पहले लैंग्वेज देखते हैं अपने। इस नियमानुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन, यानी उसके अंदर कितने कौन कौन से परमाणु ले रहे हैं वो संगठन, निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता, चाहे वो किसी भी विधि से बनाया हो। अर्थात किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है, चाहे वो किसी भी विधि से निर्मित किए गए हों। एग्जाम्पल अपने H2O का लेते हैं, जल का। जल में देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दुनिया के किसी भी कोने से आप पानी ले आओ तो आपको उसमें ये चीज़ मिलेगी, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, अनुपात सदैव यही रहेगा। ठीक है, इस अनुपात को 2 तरीके से आप देख सकते हो। द्रव्यमान के अनुसार देखो तो भी वो निश्चित होता है, और परमाणुओं के अनुसार देखो तो भी वो निश्चित होता है। द्रव्यमान के अनुसार देखो, अपने H2O लिख लिया, H2O लिख लिया तो हाइड्रोजन 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 तो 2 का 2, ऑक्सीजन का 1 परमाणु उसका द्रव्यमान कितना होता है 16। तो अगर इसका अनुपात देखा जाए तो 1:8 आता है द्रव्यमान के अनुसार। और अगर इसका परमाणु के अनुसार देखूं मैं H2O का, H2 परमाणु के अनुसार देखें तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो ये परमाणुओं का अनुपात कहलाएगा।
ये अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, नियत रहता है। दुनिया के किसी भी कोने से आप जल ले आओगे तो उसमें द्रव्यमान का यही अनुपात रहेगा, परमाणु का यही अनुपात रहेगा। अगर आपने इसका अनुपात चेंज किया, मान लो H2O है और O के भी कितने कर दिए, 2 कर दिए, तो ये जल नहीं रहेगा, फिर ये बन जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बनेगा, हाइड्रोजन, ये परऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। अब इसका अगर अनुपात देखो द्रव्यमान के अनुसार, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान 2, ऑक्सीजन का 1 का 16 तो 2 का 32, यानी इसको कैंसिल करो 2 से तो 1:16 आ जाएगा द्रव्यमान के अनुसार। और अगर आपने परमाणु के अनुसार देखा तो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन के 2, तो अनुपात कितना आएगा, 1:1 परमाणु के अनुसार। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड या यौगिक का, किसी भी रासायनिक यौगिक का अनुपात, चाहे वो द्रव्यमान के अनुसार हो चाहे परमाणु के अनुसार हो, वो हमेशा स्थिर रहता है, नियत रहता है। चाहे आप उसको किसी भी विधि से बना लो, किसी भी विधि से आपने उसको बनाया हो, लेकिन उसका जो अनुपात है, चाहे उसका द्रव्यमान का अनुपात है चाहे परमाणुओं का अनुपात है, वो नियत रहता है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड अपने आप में एक कंपाउंड यौगिक अलग है, इसका अगर आप द्रव्यमान का अनुपात देखो तो 1:16 ही रहेगा। किसी भी टाइम आप किसी भी जगह से हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लो तो वहाँ अनुपात 1:16 ही आएगा, और अगर परमाणु का अनुपात लो तो 1:1 ही आएगा सदैव। ठीक है, तो ये स्थिर अनुपात का नियम था। इस नियमानुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता, यानी उसके रासायनिक संगठन में ये नहीं कि आपने किस विधि से जल बनाया है तो इसमें H2 और 1 ऑक्सीजन रहनी है, उसको आप अनुपात को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ना तो H3 कर सकते ना HA कर सकते। अर्थात किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है, चाहे वे किसी भी विधि से निर्मित किए गए हों। ये इसका दूसरा नियम है। फटाफट इसको एक बार देख लीजिए, गौर कर लीजिए जल्दी से, फिर अपने नियम करते हैं तीसरा। इसके बाद देखते हैं तीसरा नियम, गुणित या बहुल अनुपात का नियम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आराम से समझना इस चीज़ को। लैंग्वेज देखो, इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व A तथा B संयोजित होकर, देखो आराम से काम करेंगे, 2 तत्व, एक तत्व A दूसरा तत्व B, ठीक है, A को मैंने मान लिया हाइड्रोजन, B को मान लिया ऑक्सीजन। 2 तत्व A तथा B संयोजित होकर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। इन्होंने 2 यौगिक बना दिए, एक से अधिक, H2O बना दिया और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बना दिया। 2 से अधिक यौगिक, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो B के भार जो A के निश्चित भारों से, B के भार जो A के निश्चित, अब देखो H2O के अंदर, सिर्फ अगर H2O की बात करें तो H2O के अंदर हाइड्रोजन का भार कितना, 2, ऑक्सीजन का कितना, परमाणु भार कितना ऑक्सीजन का, 16। ठीक है, ऐसे H2O2 के अंदर H2 का भार कितना, 2, O2 का कितना, 1 का 16 तो 2 का 32। दोबारा देखो, इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व A तथा B, 2 तत्व है A और B, A की जगह मैंने हाइड्रोजन लिया, B की जगह ऑक्सीजन लिया, संयोजित होकर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, H2O और H2O2, 2 यौगिक हो गए एक से अधिक। तो B का कौन सा भार है, ये A, ये B, ये A और ये B का भार कितना, 16। B के भार जो A के निश्चित भारों से संयोजित होते हैं, A के निश्चित, इसका A का निश्चित भार 2 है, इसका निश्चित भार 2 है, इनका निश्चित भार है 2 दोनों का। तो पूर्णांकों के अनुपात में, तो ये आपस में पूर्णांकों के अनुपात में होंगे। अगर इनका B का अनुपात देखो तो 16:32, यानी 1:2, ये अपने आप में पूर्ण अंक है, पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, ये रूल था। दोबारा सुन लो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो, एक तत्व मैंने A और दूसरा B लिया, A की जगह मैंने कार्बन लिया, B की जगह ऑक्सीजन लिया। अब ये दोनों तत्व संयोजित होकर 2 या 2 से अधिक यौगिक कंपाउंड बनाएंगे। पहला कंपाउंड मेरे पास बन रहा है CO, बोलते कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें देखो A तत्व और B तत्व, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 16, 12:16। दूसरा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड AB, कार्बन और B की जगह क्या है O2, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का 1 का 16 तो 2 का 32। देखो इस लाइन को दोबारा देखना थोड़ी गौर से, कि 2 तत्व A तथा B
कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व ए और बी संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो बी के बाहर जो दोनों के बी के बाहर देख लीजिए 16 32 कितने हैं 16 32 जो ए के निश्चित भारों से संयोजित होते हैं। ए के निश्चित भार है दोनों में, इसमें भी 12 इसमें भी 12, निश्चित भारों से संयोजित होते हैं कि पूर्णांक के अनुपात में होंगे। यानी ये आपस में अगर इनका अनुपात निकाला जाए तो 16:32 तो 1:2 ये पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। आपको ये लैंग्वेज इसी टाइप से समझनी पड़ेगी, ठीक है। दो तत्व है ए बी, एक जगह मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, दूसरा ऑक्सीजन लिया था, एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, एक H2O लिया जल, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया H2O2। तो पहले H2O के अंदर देखो H एक परमाणु के लिए 2, एक तो 2 के लिए 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए 16, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक तो 2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान 16 तो 2 का कितना हो जाएगा 32। फिर लाइन कहती है ए के निश्चित भार, ए का निश्चित भार 2 है, इसमें भी 2 है के अनुपात में होंगे। तो अगर उनको बी को आपस में अनुपात में लिया जाए तो वो एक पूर्णांक यानी पूर्ण अनुपात में आएंगे। 16:32 कितना आ जाएगा 1:2। सेम 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, ध्यान से इस चीज़ को समझिए, दोबारा लाइन को क्या कही गई है और एग्जाम्पल को समझिए कि क्या चीज़ आपको सिखाई जा रही है यहाँ पर। इसके बाद फिर नियम नंबर 4 देखो, व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहलाता है। लैंग्वेज समझते हैं पहले। इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं। 2 पदार्थ है मेरे पास ए बी, एक पर मैंने हाइड्रोजन बी पर ऑक्सीजन, ये 2 पदार्थ 2 तत्व है, ये किसी सी पर मैं कार्बन ले रहा हूँ सी, तीसरे तत्व से समरूप भार से क्रिया करते हैं, यानी इसके समान भार से ए बी सी से क्रिया कर रहा है और बी भी सी से क्रिया कर रहा है, सी से क्रिया करते हैं तो वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं। अब तो वो परस्पर क्रिया करने यानी इन दोनों का जो अनुपात निकलेगा वो इस अनुपात के बराबर आएगा, या उनके सरल गुणित होते हैं, या उनके सरल गुणित होंगे। कैसे देखो, अगर कार्बन हाइड्रोजन मिलते हैं तो यहाँ CH4 बन रहा है, जिसको अपने मेथेन बोलते हैं। अगर कार्बन ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए तो यहाँ CO2 बनता है, जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलोगे, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणुओं को अगर जोड़ोगे तो वो H2O बनता है। अब सबसे पहले A से C के बीच में बॉन्डिंग देखते हैं। इसमें क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, द्रव्यमान कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन 1 के लिए 1 भार है, 4 के लिए 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो CO2 के अंदर, CO2 में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 32, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, यानी कार्बन का जो द्रव्यमान है वो निश्चित है। तीसरा जो तत्व है उसका कार्बन का द्रव्यमान कौन सा है, क्या है, निश्चित 12 इसमें 12 भी इसमें। अब H2O की देखो, H2O, H 1 के लिए 1 2 के लिए 2, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का आ जाएगा 16, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 16। अब इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से देखो, दोबारा लाइन समझेंगे अपने। इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अपने पास 2 पदार्थ थे, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, किसी तीसरे से जो रासायनिक रूप से अलग अलग है, हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है, किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भार से क्रिया करते हैं। तीसरे पदार्थ के समरूप यानी इसके लिए भी जो परमाणु द्रव्यमान बराबर हो, इसके लिए भी परमाणु द्रव्यमान बराबर हो, क्रिया करते हैं। तो वो आपस के अंदर यानी जब ये आपस में भार करेंगे, यानी इनकी आपस में क्रिया होगी तो इनका अनुपात और A और C का अनुपात आपस में बराबर होगा। कैसे देखिए, कार्बन का तो 12 है, इधर भी कार्बन का 12, इसको छोड़िए। यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आपस में कितना है 4:32, 4 एकम 4 और 4 8 32, ठीक है। अगर इनकी आपस में किया जाए तो 2 एकम 2 और 2 8 16, तो 1:8 इसका अनुपात होगा और 1:8 इसका अनुपात होगा। बड़े आराम से बात समझनी है, देखो फिर मैं दोबारा लिख के यहाँ चीज़ आपके सामने बता रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं दोबारा आपके सामने लिख रहा हूँ कि क्या चीज़ आपको समझनी है क्या नहीं। देखो मेरे पास 2 अलग अलग रासायनिक तत्व है जिनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग है। ये A है, यहाँ B है। A पर अपने पास हाइड्रोजन, B पर ऑक्सीजन, एक तीसरे तत्व से क्रिया करेंगे कार्बन से, इसका द्रव्यमान नियत है C का, C और H की क्रिया हो रही है तो CH4 बन रहा है मेथेन।
C और O की हो रही तो बन रहा है CO2। इनका अनुपात देखो, कार्बन 4 अनुपात, कार्बन का द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का एक परमाणु का 1, 4 या 4। इधर CO2 का देखो, CO2 कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 का 32। तो कार्बन का दोनों में नियत हुआ, स्थिर हुआ। इसके अलावा जो तत्व बचे उनका अनुपात आप देखोगे कितना आ जाएगा, 4:32। इसको कैंसिल करोगे तो 1:8 आपके पास आता है। ठीक है, ये बात समझ। फिर आपको इन दोनों का जब A और B आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तब एक तत्व और एक यौगिक बन के आया आपके सामने H2O। अगर इनका अनुपात देखा H2O, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 तो 2 का द्रव्यमान 2, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16, तो इनका अनुपात कितना आएगा, 1:8। तो ये अनुपात 1:8 इस अनुपात 1:8 के बराबर है। यानी या तो ये बराबर होंगे या इनके सरल गुणित होंगे। ये तीसरे यानी ये अपने पास चौथा नियम है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लिख रहा हूँ। हाँ, एक एग्जाम्पल और देखो आपके सामने लिखा हुआ है। ये मेरे पास A तत्व है सल्फर, B तत्व है ऑक्सीजन। ये दोनों किसी